स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे प्रथमानने पाठः प्रवर्तते, यत्र रसादिध्वनौ ये सन्ति विवेचनीयाः अर्थाः तेषां विवेचनप्रसङ्गे भावशबलतायाः मीमांसायाम् अस्माकं पाठः प्रवर्तते। अस्तु, तत्रैव अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति यद्यपि उत्पत्ति विनाश संधि शबलतानाम इत्यादि। ठीक है, आज का पाठ यहाँ से प्रारंभ होगा। देखिए, कल तक ये बता दिया था पंडित राज का जो सिद्धांत है ना भाव शांति आदि के विषय में, कि भाव शांति आदि में भी भाव शांति, भावोदय, भाव सबलता और भाव संधि, ये जो चार प्रकार हैं ध्वनि के, रसादि ध्वनि के, इनमें भी भाव की ही प्रधानता होने के कारण भावध्वनि ही मानना चाहिए इनको भी। ठीक है, ये सिद्धांत है पंडित राज का, उसमें युक्ति दे रहे हैं। तो कल आपको बताया था वहां पर कि वो केवल अमरशत्वादि शक्यतावच्छेदक धर्म पुरस्कार से जहां पर उपस्थित होते हैं, माने व्यज्यमान होते हैं व्यभिचारी भाव, वहाँ पर भावध्वनि विपदेश होता है, और जहाँ पर उनमें एक अधिक प्रकार भाषित होता है तो वो अवस्था विशेष है। उत्पत्ति अवच्छिन्न मने हो अगर अमर्ष, अथवा विनश्यत अवस्थत्व हो उसमें, अथवा संधीयमानत्व हो, अथवा सामानाधिकरण्य हो, तो ये जो प्रकार रहते हैं उसमें चर्वणा में भाव के साथ तो तत्त व्यपदेश होते हैं उसमें, भावोदय, भाव शांति, भाव सबलता या भावोदय। ठीक है, उसमें ही आज बोलते हैं यद्यपि उत्पत्ति विनाश संधि सबलतानां तत्संबंधिनां भावानां च समानायां चर्वणा विषयतायां न प्राधान्यम विनिगंतुम शक्यते। हाँ भैया, देखिए, भाव शांति, भावोदय आदि में जो चर्वणा होती है ना, इनकी जो चर्वणा होती है उस चर्वणा में दोनों ही समान विषय होते हैं, चाहे वो उत्पत्त्यादि प्रकार हो, अवस्थाएं हो, अथवा व्यभिचारी भाव हो, माने तादृश अवस्था विशिष्ट व्यभिचारी हो, अथवा तादृश अवस्था हो उत्पत्त्यादि अवस्था हो, उदय, नाश, सामानाधिकरण्य अथवा संधि, ये अवस्थाएं हो अथवा व्यभिचारी हो, दोनों ही पदार्थों का जो आस्वाद होता है, चर्वणा में जो विषयता होती है वो समान रूप से होती है। तो वही बोल रहे हैं यद्यपि उत्पत्ति विनाश संधि सबलता नाम, ये तो प्रकार हो गए चार, और तत्संबंधिनाम भावानाम, उनके विशेष जो है वहां पर, ये तो प्रकार है ना चारों, इनसे विशिष्ट जो व्यभिचारी होंगे, तेषां च भावानां व्यभिचारिणां समानायाम चर्वणा विषयतायाम सत्याम, यद्यपि इन दोनों की ही, इन प्रकारों की और व्यभिचारी भावों की समान चर्वणा होती है। तो जब चर्वणा विषयता दोनों में समान है तो फिर एक का प्राधान्य निश्चित कैसे करते हैं आप, ये पंडित राज से प्रश्न है। तो पंडित राज भी इसको तो स्वीकार रहे हैं, इससे उनका कोई अभिमति नहीं है इस सिद्धांत से कि दोनों की चर्वणा विषयता दोनों में समान रूप से होती है। लेकिन तो इस प्रकार से अगर हम चर्वणा विषयता को लेकर के प्राधान्य का व्यवहार करें तो उसको करना मुश्किल है। न प्राधान्यम विनिगंतुम शक्यते, अर्थात निश्चेतुम शक्यते, है ना, प्रकार विशेष्ययोः प्राधान्यम निश्चेतुम न शक्यते। अगर हम चर्वणा विषयता को आधार बना करके प्राधान्य
अप्राधान्य का निश्चय करें तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों में चर्वणा विषयता समान रूप से रहती है। ठीक है, दोनों माने सबलता, संधि, विनाश और उदय आदि प्रकार और व्यभिचारी भाव, इन दोनों में। तथापि फिर भी स्थितौ माने विद्यमानतायाम, माने सामान्य जब व्यभिचारी व्यंग्य होते हैं ना, जिसको आप भावध्वनि कह रहे हैं अब तक, उस अवस्था में माने विद्यमानत्व विशिष्ट यह व्यभिचारी अर्थात अमर्षत्वादि धर्म पुरस्कारेण व्यज्यमानः व्यभिचारी। ठीक है, तो तथापि स्थितौ भावेषु प्रधानतायाः कृप्तत्वात्। देखिए, जब तद्धर्म पुरस्कार से कोई व्यज्यमान होता है व्यभिचारी, अर्थात सामान केवल विशुद्ध व्यभिचारी जब व्यंग्य होता है तो आप वहां पर भाव की प्रधानता मानते हैं, तो ये निश्चित है कि स्थिति होने में, कोई भी स्थिति हो, स्थिति के होने में माने सत्ता होने पर व्यभिचारी की अगर व्यंग्यता होती है, व्यज्यमानता होती है, तो प्राधान्य किसका होगा? व्यभिचारी का होगा। ऐसा क्लिप्त है, सिद्धांत है, माने ये स्वीकृत सिद्धांत है। ठीक है, सिद्ध है ये बात। तो प्रधानतायाः कुत्र? भावेषु क्लिप्तत्वात् अर्थात सिद्धत्वात्। क्लिप्त माने सिद्ध पदार्थ। ठीक है, तो प्रधानता कहां पर क्लिप्त है? तो बोलते हैं व्यभिचारियों में, भावों में। उसी प्रकार से जब माने सामान्य स्थिति में, जब सामान्य अवस्था में जब भावों की प्रधानता होती है, तो विशेष अवस्थाओं में भी भावों की प्रधानता ही होगी। ठीक है, क्योंकि भाव शांत्यादिस्वपि तेष्वेव शांति प्रतियोगित्वादिभिः व्यज्यमानेषु, ऐसे भाव जो अब सामान्य रूप से व्यंग्य न होकर के शांति प्रतियोगित्वादि धर्म पुरस्कार से व्यंग्य हो रहे हैं, माने तत्तद प्रकार के साथ व्यंग्य हो रहे हैं। ठीक है, शांति प्रतियोगित्व को यहाँ पर ऐसे समझना है, मान लो कोई व्यभिचारी भाव है। ठीक है, अब उसकी शांति माने नाश होगा उसका, तो नाश जो होता है वो ध्वंसा भाव होता है। ठीक है, तो अभाव जो होता है उसका कोई प्रतियोगी पदार्थ होता है, माने यद विषयक अभाव होता है। जिस पदार्थ का अभाव होता है वह पदार्थ प्रतियोगी होता है अभाव का, और उस पदार्थ में रहती है प्रतियोगिता। ठीक है, तो वही प्रतियोगिता को कह रहे हैं यहाँ पर प्रतियोगित्व, शांतिक प्रतियोगित्व। तो शांतिक प्रतियोगित्व कहाँ रहेगा? भाव में रहेगा। ठीक है, तो ये अधिक धर्म भाषित होंगे कि शांति का प्रतियोगी है, तो उदय से विशिष्ट है, तो सामानाधिकरण्य विशिष्ट है, तो संधीयमानत्व विशिष्ट है। तो इस प्रकार के धर्मों के साथ जब व्यभिचारी व्यंग्य होंगे, अर्थात भावोदयादि जब उनको आप कह रहे हैं, उस अवस्था में भी किसकी प्रधानता होनी चाहिए? तो बोले भाव की प्रधानता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सामान्य स्थल में एक संस्कृत शास्त्रों में नियम होता है कि सामान्य स्थल में जो नियम आपने बनाया है ना, एकत्र निर्णीत शास्त्रार्थः अपरत्रापि प्रसरति। यदि कोई बाधक नहीं है तो बाधका भावे अपरत्रापि संचरति। तो आपने ये नियम बनाया कि जब भी व्यभिचारी व्यंग्य होंगे, उनकी विद्यमानता होगी, तो व्यभिचारियों की ही प्रधानता होगी। तब अगर किसी धर्म से विशिष्ट व्यभिचारी व्यंग्य हो रहे हैं, उत्पत्तिवच्छिन्नत्वादि धर्म से विशिष्ट अगर व्यभिचारी व्यंग्य हो रहे हैं, तो उस विशेष स्थिति में भी अगर कोई बाधक नहीं है तो व्यभिचारियों की ही प्रधानता माननी चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा नियम व्यभिचारी की विद्यमानता के लिए बनाया है। तर्हि एकत्र निर्णीत शास्त्रार्थः बाधकाभावे शास्त्रांतरेपि नाम स्थलांतरेपि संचरति इति नियमात् सामान्येन विद्यमाने व्यभिचारिणी तस्य प्राधान्यं भवति, व्यभिचारिणः भावस्य प्राधान्यं भवति। तर्हि विशिष्टस्य व्यभिचारिणः विद्यमानतायामपि स एव नियमः प्रवर्तते। वही नियम आएगा कि व्यभिचारी भाव जो है उसकी प्रधानता वहां पर हो। तो उसी नियम से पंडितराज ये कह रहे हैं कि भाव शांत्यादि स्थल में भी भाव की ही प्रधानता माननी चाहिए। ठीक है, तो वही बताया कि तथापि स्थितौ भावेषु
प्रधानतायाः क्लिप्तत्वात् भावशान्त्यादिष्वपि तेषु एव भावेषु एव शांति प्रतियोगित्वादिभिः अर्थात तत्तत् धर्म है ना, तत्तत् प्रकारैः सह अर्थात तत्तत् धर्म पुरस्कारेण व्यज्यमानेषु भावेषु तस्याः अर्थात प्रधानतायाः कल्पयितुं स्वीकर्तुं औचित्यात्। तो जब आप सामान्य व्यभिचारी के व्यंग्य होने पर व्यभिचारी में ही प्रधानता मानते हैं, उसी प्रकार से किसी धर्म विशेष के साथ व्यंग्य होने पर व्यभिचारी में ही प्रधानता को मानना उचित है। ठीक है। अयमस्ति अत्र निर्णीतार्थः अस्य वृत्त्यंशस्य। अब यहाँ पर शंका आती है, किंच यदि भावशान्त्यादौ भावो न प्रधानम। हाँ देखिए, अच्छा शंका नहीं, इसको ये और स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर आप भावशान्त्यादि स्थल में भाव की प्रधानता नहीं मानते हैं, ठीक है, तो उससे क्या समस्या होगी बता रहे हैं। किंच यदि भावशान्त्यादौ भावो न प्रधानम किंतु तदुपसर्जनक शान्त्यादिरेव इत्यभ्युपेयते नाम इति निश्चीयते इति स्वीक्रियते। अगर आप ऐसा मानते हैं कि भावशान्त्यादि स्थल में भाव प्रधान न होकर के, व्यभिचारी प्रधान न होकर के, है ना, उसकी अपेक्षा जो गौण है ना, उसमें जो प्रकार हैं, विशेषण हैं, कौन, तो वही शान्त्यादि है ना, शांति, उत्पत्ति, समानाधिकरण्य और संधि, उनकी अगर आप उनको प्रधान मानते हो, जो विशेषण हैं किसमें, भाव में, तो अगर आप उनकी प्रधानता मानते हो तदा तब क्या होगा, व्यज्यमानेषु अभिहित तत्प्रसमादिषु काव्येषु भाव प्रशमादि ध्वनित्वं न स्यात्। जहां पर भाव जो है वो व्यंग्य है, ठीक है, और जो प्रशमादि है, शांत्यादि जो है ना, क्योंकि आप तो शांत्यादि की ही प्रधानता मान रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो पदार्थ हैं, एक व्यभिचारी भाव है और एक उसमें जो प्रकार हैं, शांति, उत्पत्ति, समानाधिकरण्य और संधि, ये दो पदार्थ हैं अलग अलग। तो अब पंडित राज कह रहे हैं कि अगर आप व्यभिचारी भाव की प्रधानता नहीं मानते और तदपेक्षा जो उपसर्जन है ना, उन्हें गुणीभूत हैं, उसमें प्रकार हैं, ऐसे शांति आदि की प्रधानता मानते हैं, तो ऐसा काव्य लीजिए कोई, हम बताते हैं आपको, जहां पर व्यभिचारी भाव तो व्यंग्य हो, लेकिन उनकी जो शांति है अथवा उत्पत्ति है अथवा संधि है अथवा समानाधिकरण्य है, वो वाच्य है। तो वही बोले, व्यज्यमानेषु भावेषु और अविहित तत्प्रसमादिषु, ठीक है, भाव तो हो गया है व्यंग्य, और अविहित हो गए कौन, तत्प्रसमादिषु च अविहित तत्प्रसमादिषु काव्येषु, माने अविहिताः तत्प्रशमादयः येषु तेषु काव्येषु, माने ऐसे काव्य आप अब लीजिए, कुछ ऐसे उदाहरण लीजिए काव्य के जहां पर भाव की शांति, उदय, संधि अथवा समानाधिकरण्य तो वाच्य है किसी पद से, लेकिन भाव जो है, व्यभिचारी भाव जो है वो व्यंग्य है। तो आपके अनुसार वहां पर भावध्वनित्व नहीं होगा, भाव प्रशमादि ध्वनित्व न स्यात्। क्यों? क्योंकि आपने प्रधानता मानी है शांति आदि की, और शांति आदि तो वाच्य हो रहे हैं, तो जो वाच्य होता है उसके लिए ध्वनि व्यवहार नहीं होता। ध्वनि व्यवहार तो जो प्रधान रूप से व्यंग्य होता है उसी में होता है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि भावों की प्रधानता नहीं होती है भाव शांति आदि स्थल में, अपितु उनमें जो विशेषण है शांति आदि उनकी प्रधानता होती है, तो कुछ काव्य ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पर व्यभिचारी भाव तो व्यंग्य होता है, लेकिन उनकी जो शांति आदि है वो अविहित होती है, अर्थात वाच्य होती है। तो ऐसे शांति आदि के वाच्य होने पर आपके अनुसार वहां पर फिर भाव शांति आदि ध्वनित्व नहीं होगा, क्योंकि आपके द्वारा तो
शांति की प्रधानता होती है भावध्वनि स्थल में, और शांति तो वहां पर वाच्य हो गई है, और जो वाच्य होता है उस अर्थ को लेकर के ध्वनि व्यवहार नहीं होता। तो हम तो मानते हैं, क्योंकि हम तो भाव की प्रधानता मान रहे हैं, शांति आदि की प्रधानता नहीं मान रहे। तो जो भाव प्रशम ध्वनित्वेन स्वीकृत काव्य हैं, आपके लक्षण के अनुसार या आपके सिद्धांत के अनुसार, उन काव्यों में जहां पर व्यभिचारी भाव तो व्यंग्य है, लेकिन भाव की शांति आदि जो है वो वाच्य हैं, उन काव्यों में भाव शांति आदि ध्वनित्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं पंडित राज कि भाव शांति आदि स्थल में भी भाव ध्वनि ही माननी चाहिए, भाव की ही प्रधानता माननी चाहिए। अस्तु, अब ऐसे काव्य दिखाते हैं जहां पर व्यभिचारी व्यंग्य है और शांति आदि जो है वो वाच्य है। देखिए, उषसि प्रतिपक्ष नायिका सदनादंतिकमंचति प्रिये सुदृशो नयनाब्जकोणयो रुदियाय त्वरया रुणद्युतिः। उषसि अर्थात प्रातः काले, है ना। प्रातः काल में क्या हुआ, जब प्रतिपक्ष नायिका सदनात अंतिकम अंचति प्रिय, है ना, प्रतिपक्ष नायिका के घर से, इसकी सौत के घर से अपने पति को अपने पास आते हुए जब इसने देखा, अंतिकम अर्थात समीपम, अंचति माने आगच्छति सती, प्रिय। जब किसी नायिका ने, खंडिता नायिका का वृत्तांत है ये, खंडिता नायिका वो होती है, माने विशेष नायिका होती है काव्य में खंडिता नायिका। तो खंडिता नायिका वह होती है जो पूरी रात अपने पति की प्रतीक्षा करती है, और उसका जो पति होता है वो नायिकांतर के साथ रमण कर रहा होता है, और फिर पूरी रात वह जागरण करके निकाल देती है अपनी पति की प्रतीक्षा में। ऐसी नायिका विशेष को खंडिता कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी खंडिता नायिका जब प्रातः काल में अपने पति को अपनी दूसरी, उसकी जो सौत है नायिका, उसके घर से आते हुए देखती है अपने पास, तो क्या होता है, सुदृशो हो, है ना, सुष्ठु दृशौ यस्याह सा सुदृक् तस्याह सुदृशः, माने सुंदर नेत्रों वाली जो नायिका है, तस्याह षष्ठ्यंत पद है ये। ठीक है, दृश धातु से कोई प्रत्यय करेंगे तो सुदृशः अर्थात सुनयनायाः, सुनेत्रों, अच्छे नेत्रों वाली जो नायिका है, उसका क्या हुआ, नयनाब्ज कोणयो हो, उसके नेत्र कमलों के कोणों में, प्रांत भाग में क्या हो गई, अरुणद्युति ही त्वरया उदयाय, एकदम जल्दी लाल कांति, अरुणद्युति उदयाय उत्पन्न हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, उदुपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु है, उसका लिट लकार में प्रयोग है इयाय। ठीक है, तो उत्पन्न हो गई, अरुणद्युति उत्पन्न हो गई। अब कोई भी नायिका अपने पति को अपनी सौत के घर से निकलते हुए देख लेगी तो क्या होगा, प्रेम थोड़ी ना करेगी, तुरंत क्रोध करेगी। तो क्रोध सबसे पहले व्यक्त कैसे होगा, उसकी आंखें लाल होनी चाहिए। तो इसकी भी क्या हो गया, नयनाब्ज कोण में लाल कांति आ गई, अरुणद्युति आ गई। अब देखिए, यहां पर अरुणद्युति से अमर्ष रूप भाव व्यंग्य हो रहा है। ठीक है, अरुणद्युति से नयनाब्ज कोणगत आरुण्येन, है ना, अरुणिम्ना अत्र नायिकायाम अमर्षाख्यः व्यभिचारी व्यज्यते, लेकिन उसकी जो उत्पत्ति है ना वो व्यंग्य हो रही है उदयाय, उदुपसर्ग पूर्वक जो इण धातु है उससे जो उत्पत्ति है अमर्ष की वो वाच्य हो गई, क्योंकि उसके लिए धातु दे दी ना उदयाय, तो वो वाच्य हो गई। ठीक है, यही बता रहे हैं, अत्र उत्पूर्वकेण इतिना, यहां पर उदुपसर्ग पूर्वक जो इणगतौ धातु है, तो आप जानते हैं धातु का निर्देश जब करते हैं ना कहीं पर भी, तो वहां पर उस शास्त्र है ना, इक्स्तिपौ धातु निर्देशे। ठीक है, तो कहीं पर भी भू धातु को कुछ विधान करना होगा ना तो भवती बोलेंगे, भवते है। ठीक है, पठ धातु को कोई विधान करना होगा तो पठस्य नहीं बोलेंगे, पठा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पठते है। ठीक है, धातु हो, तो धातु निर्देश जब करते हैं तो एक और स्थित प्रत्यय कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, इतिना अर्थात
इण धातुना भावोदयस्य वाच्यतया एव प्रत्यायनात्, उसकी वाच्य रूप से ही उसका ज्ञान हो गया है। किसका? जो भाव का उदय है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उद उपसर्ग पूर्वक इण धातु का अर्थ होता है उत्पत्ति। ठीक है, वाच्यार्थ होता है उत्पत्ति। तो यही बता रहे हैं पंडित राज कि अब देखो ये काव्य जो है यहाँ पर अमर्ष रूप भाव तो व्यंग्य है, लेकिन भाव का जो उदय हो रहा है ना, उदय, वो वाच्य हो गया इण धातु से। ठीक है, तो ऐसे स्थल, अब इसको भी हमने भावोदय का काव्य माना है, सभी काव्य शास्त्री इसको यहाँ पर भावोदय मानते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर अगर आप भाव की प्रधानता नहीं माने और उसकी अपेक्षा उदय की प्रधानता मानेंगे भावोदय स्थल में भी, तो क्या यहाँ पर भावोदय व्यवहार हो पाएगा कि अत्र भावोदय ध्वनिरस्ति? क्योंकि यहाँ तो उदय तो व्यंग वाच्य हो गया, और वाच्य होने पर तो ध्वनि व्यवहार नहीं होता है किसी अर्थ के लिए। तो वही कह रहे हैं कि एतादृश स्थल में अगर आप मेरी बनाई व्यवस्था से काम नहीं करते हो, पंडित राज जो कहते हैं ना कि भाव शांति आदि स्थल में भी भाव की ही प्रधानता होती है, अगर आप इस सरणी से नहीं चलते हो तो उषसी प्रतिपक्ष नायिका इत्यादि स्थल में भाव शांति आदि जो व्यवहार, भावोदयादि जो व्यवहार हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाव का जो उदय है वो वाच्य हो जाने के कारण ये ध्वनि ही नहीं बचेगा काव्य। ठीक है, और बताते हैं। तो यहाँ पर अब पूर्व पक्षी बोल रहे हैं कि भैया देखो नारायण कि ननु उदयस्य वाच्यत्वेपि, ठीक है, पूर्व पक्षी बोल रहे हैं। ठीक है, पंडित राज के जो वादी हैं वे बोल रहे हैं, उनके पक्ष से पंडित राज बोल रहे हैं कि ठीक है, आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उदय जो है वो वाच्य हो गया और भाव जो है वो व्यंग्य हो गया, इसलिए यहाँ पर ध्वनि व्यवहार नहीं हो पाएगा अगर आप भाव की प्रधानता नहीं मानते तो हम कहेंगे कि उदय यद्यपि वाच्य हो गया है तथापि भावस्य अवाच्यत्वात् ध्वनित्वं सुस्थमिति चेत न। क्योंकि तो बोले भैया दो घटक में से एक घटक तो व्यंग्य है ना, हम भी क्या मानते हैं, भाव शांति आदि ध्वनि स्थल में दो अर्थ होते हैं, एक तो भावादि का, भाव का उदयादि और एक भाव। तो यदि दोनों घटकों में से एक घटक व्यंग्य हो रहा है तो क्या समस्या है, उसकी ध्वनिता तो उससे नष्ट नहीं होगी, कोई तो व्यंग्य हो रहा है ना। ये युक्ति हमने आपको पहले इसका उत्तर दे दिया है यद्यपि, लेकिन अब इस ग्रंथ के क्रम से देखिए क्या बात है। ध्वनि का व्यवहार जो होता है वो व्यंग्य को लेकर के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो घटक हैं व्यभिचारी भाव और उदय, वो दोनों तो वाच्य नहीं है ना, एक ही तो वाच्य है। तो भाव तो व्यंग्य हो रहा है ना, तो भाव की व्यंग्य होने से ध्वनित्व तो नष्ट नहीं होगा इस काव्य का, तो वो तो सुस्थम इति चेत न, वो तो बना रहेगा ना ध्वनित्व तो, क्योंकि भले यहाँ पर उदय वाच्य हो रहा है लेकिन व्यंग्य भाव तो व्यंग्य ही हो रहा है। तो वही बात है कि प्रधानस्य व्यपदेश अनौपईकत्वे अप्रधानकृत विपदेशस्य अनुपत्तेः। हाँ, प्रधानस्य व्यपदेश अनौपईकत्वे सति, जो प्रधान है वही व्यपदेश का उपाय जब नहीं बन पाया है ना, क्योंकि व्यपदेश किससे होता है आप लोग भी जानते हैं ना, प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। प्राधान्य से ही किसी पदार्थ, माने जिस पदार्थ में जो धर्म प्रधान रूप से होता है उसी धर्म के आश्रय के रूप में उस पदार्थ का व्यवहार होता है। ठीक है, तो जब प्रधान ही क्या नहीं बन पाया, व्यपदेश का उपाय नहीं बन पाया, जब प्रधान में ही अनौपईकत्व आ गया, माने उपाय नहीं बन पाया, प्रधान माने उदय प्रधान होता है आपके मत में, और जब उदय ही उसका प्रधान जो है वही उसके व्यपदेश का उपाय नहीं बन पाया, तो अप्रधान कृत जो व्यपदेश है वो अनुपपन्न हो जाएगा। माने अप्रधान धर्म से आप व्यपदेश किसी अर्थ का नहीं कर सकते।
ठीक है। और जब आप प्रधान से व्यपदेश करने जाएंगे तो प्रधान जो अर्थ है वो आपके मत में वाच्य है, और वाच्य की प्रधानता में ध्वनि ऐसा व्यपदेश संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पंडित राज का, ये हमने आपको बताया था पहले कि जो प्रधान होता है उसी से व्यपदेश होता है। तो इनके मत में, पूर्व पक्षी के मत में, चूंकि उदय जो है वो प्रधान होता है भावोदय स्थल, भावोदयादि स्थल में, तो जब हम उदय की प्रधानता मानेंगे तो यहाँ पर ध्वनि व्यवहार नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्वनि व्यवहार व्यंग्य की प्रधानता में ही होता है, वाच्यार्थ की प्रधानता में ध्वनि व्यवहार नहीं होता है, ठीक है। तो बोलते हैं पूर्व पक्षी आपके मत में क्या है, ये समस्या नहीं आएगी। बोले नहीं नहीं, अस्मन् मते तु, बोले अब यही बोल रहे हैं पूर्व पक्षी कि अस्मिन् काव्ये भवन मते कथम संगति ही, कथम अस्य पद्यस्य भाव भावोदय ध्वनित्वम संपद्यते। आपके मत में ये जो पद्य है उषसि प्रतिपक्ष नायिका, इसमें भावोदय ध्वनित्व कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो उदय तो आपके मत में भी वाच्य होगा ना यहाँ पर। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं होगा, लेकिन हमने व्यवस्था ही ऐसी दी है। अस्मन् मते तु उत्पत्तेर वाच्यत्वेपि, हमने उत्पत्त्यादि को प्रधान माना ही नहीं है। हमने क्या माना है, भाव की ही प्रधानता होती है। तो उत्पत्तेर वाच्यत्वेपि उत्पत्त्यवच्छिन्नस्य अमर्षस्य, उस उत्पत्ति से विशिष्ट जो अमर्ष व्यभिचारी है ना, वो तो व्यंग्य है ना। तो प्रधानस्य अवाच्यत्वात्, हमारे मत में व्यभिचारी की प्रधानता होने के कारण इस पद्य में जो व्यभिचारी है अमर्ष, वो अवाच्य है अर्थात व्यंग्य है। तो उसके व्यंग्य होने से इस पद्य की जो ध्वनित्व है वो सुरक्षित हो जाएगा, उसमें कोई उसके ध्वनिता में समस्या नहीं है, ठीक है। यही बात है कि हम व्यभिचारी की प्रधानता मानते हैं, इसीलिए व्यभिचारी यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है। तो हमारे मत में इस पद्य की ध्वनिता में कोई समस्या नहीं है, वही बताया। तो प्रधानस्य अमर्षस्य प्रधानस्य अवाच्यत्वात् युक्त एव भावोदय ध्वनि व्यपदेशः, हमारे मत में तो इस पद्य में भावोदय ध्वनि जो व्यपदेश है, व्यवहार है, वो युक्त ही है, क्योंकि हम उत्पत्ति की प्रधानता नहीं मानते हैं भावोदयादि स्थल में, हम तो भाव की ही प्रधानता मानते हैं, और भाव जो है वो यहाँ पर भी व्यंग्य है, ठीक है। तो हमारे मत में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब भावोदय में दिखा करके समस्या एक और उदाहरण देते हैं जहां पर भाव शांति का जो उदाहरण है, लेकिन इन पूर्व पक्षी के मत में वहां पर भाव शांति ध्वनि व्यपदेश भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर भी यही समस्या है, जो शांति है ना वो वाच्य हो जा रही है और भाव जो है वो व्यंग्य हो रहा है, ठीक है। उसका उदाहरण देते हैं। एवं व्यज्यमान भाव प्रतियोगिकस्य प्रशमस्य वाच्यत्वे। अब इसमें समझ लीजिए, जैसे अभी आपको बताया ना, प्रशम माने नाश, ठीक है, शांति, नाश, ध्वंस, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो अभाव होता है, अभाव का कोई प्रतियोगी होता है पदार्थ माने जिसका अभाव हो रहा है। तो ऐसे बोलते हैं कि घटो नास्ति, तो यहाँ पर घटाभाव का प्रतियोगी कौन है, घट है। लेकिन इस अभाव को कैसा कहेंगे, तो घट प्रतियोगिका भाव। तो घट प्रतियोगिक अभाव ऐसा जब बोलते हैं तो उसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए, घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भाव। ये थोड़ा न्याय की भाषा है, ठीक है। माने घट में रहने वाली जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता का निरूपक जो अभाव है। तो ये जो क आता है ना, घट प्रतियोगिता क, है ना, वो क का मतलब होता है तन्निष्ठ प्रतियोगिता निरूपक, ठीक है। तो घट, तो यहां पर वही दे रहे हैं कि व्यज्यमान भाव प्रतियोगिक, माने व्यज्यमान जो भाव है उसका नाश होगा तो उसमें प्रतियोगिता रहेगी, उस प्रतियोगिता का निरूपक कौन होगा, प्रशम होगा, अभाव होगा। तो ऐसे बोलेंगे, जैसे मान लो कोई भाव है, अमर्ष को ले लीजिए, अमर्ष का यदि नाश हो रहा है तो उस हम अभाव को क्या कहेंगे, अमर्ष प्रतियोगिका भाव, माने अमर्ष में रहने वाली प्रतियोगिता का निरूपक जो अभाव है, ठीक है, अमर्षनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भाव, उसी को यहाँ कह रहे हैं व्यज्यमान भाव प्रतियोगिकस्य प्रशमस्य वाच्यत्वे। अब हम जो उदाहरण दे रहे हैं वहां पर क्या होगा, प्रशम जो है, नाश जो है वो तो वाच्य होगा और भाव जो है वो व्यंग्य होगा। तो ऐसी दशा में
भाव शांति ध्वनित्व न स्यात्, आपके अनुसार वहां पर भाव शांति ध्वनित्व भी नहीं होगा उस पद्य का। तो ऐसा पद्य क्या है तो बता रहे हैं, देखिए। क्षमा पणैक पदयोः पतति पदयोः पतति प्रिये, क्षेमुः सरोज नयना नयनारुणकान्तयः। सरोज नयना नयनारुणकान्तयः क्षेमुः, शशाम क्षेमतुः क्षेमुः, ठीक है। शम उपशमे धातु है, उसका लिट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में रूप बनेगा क्षेमुः, अर्थात शांत हुई, ठीक है। अकर्मक धातु है ये, ठीक है। शांत हुई, तो कोई नायिका है, उसका ना, उसने अपने नायक से मान किया हुआ है, तो उसका जो मान है ना, क्रोध अमर्ष, वो शांत हो गया है। वहां पर पहले श्लोक में उदय बताया था अमर्ष का, यहाँ पर शांति बता रहे हैं, नाश बता रहे हैं उसका, ठीक है। तो सरोज सरोजे इव नयने यस्याः सा, या सरोज एव नयने यस्याः सा सरोज नयना, तस्याः सरोज नयनायाः ये नयने तयोः या अरुणा कांतिः ताहा अरुण कांतयः, माने सरोज नयना के जो नयन हैं, उन नयनों की जो अरुण कांतियां हैं, बहुवचन है, वे कांतियां शांत हो गईं, अर्थात इस नायिका ने अमर्ष का त्याग कर दिया है, अपने नायक में जो मान किए हुई थी उसको छोड़ दिया है, ठीक है। कब, लेकिन कब, ऐसे नहीं मानी ये। प्रिय पदयोः पतति सति, इसका नायक जब इसके चरणों में गिर गया, इसको प्रणाम करने लगा। तो ये भी एक काव्य में भी, ये काव्य में ही प्रसिद्ध है ये अर्थ कि मान जो होता है ना, उसका जो भंग हेतु है ना, कई सारे हैं, उसमें सबसे अंतिम जो भंग हेतु है ना, मान भंग हेतु जो है, वो है नायिका को प्रणाम करना। अगर प्रणाम करने पर भी नायिका ने अपना मान का त्याग नहीं किया नायक के, तो फिर वो मान को नहीं छोड़ेगी, ठीक है। पहले बातों से मनाता है नायक, फिर और सारे यत्न करता है, अंतिम उपाय होता है नायिका को प्रणाम करना, ठीक है। खैर, तो क्षमापणैक पदयोः, चरण कैसे होते हैं, नायिका के चरण कैसे हैं, क्षमापणैक पदम, है ना। अर्थात क्षमापणम एव, क्षमापणस्य एकम पदम, पद शब्द का अर्थ यहाँ पर स्थान है, ठीक है। बोलते हैं ना, कई बार हम व्यवहार में भी, मैं भी कभी वाक्य बोलता हूँ तो हम बोलते हैं ना कि इदम व्याख्यानम अस्माकं मनसि पदम न करोति, अर्थात स्थानम न करोति, अर्थात मनसि न आयाति। तो पद शब्द का अर्थ एक होता है स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पद शब्द है ना, उसका अर्थ है स्थान। तो क्षमा ही है एकमात्र स्थान, क्षमा का जो एकमात्र स्थान है, ऐसा नहीं, क्षमा ही नहीं, क्षमा का जो एकमात्र स्थान है। क्षमापणस्य एकम पदम यदस्ति तादृशोः पदयोः, क्षमा का, क्षमा के पण माने उसके ग्रहण का जो एकमात्र स्थान है, वो कौन है, नायिका के चरण, अर्थात वहां से अगर क्षमा नहीं मिली आपको, तो फिर क्षमा नहीं मिलेगी नायिका से। तो क्षमापण पदयोः, क्षमापणैक पदयोः, क्षमा के जो एकमात्र प्राप्ति स्थान है, ऐसे जो नायिका के चरण हैं, तयोः पदयोः रमणी पदयोः पतति सति प्रिय, उस नायिका के चरणों में गिर जाने पर नायिका ने क्या किया, उसकी जो नेत्रारुण्य था वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही सेम बात है, नेत्रा अरुण कांति जो शब्द है उससे व्यंग्य हो रहा है अमर्ष रूप व्यभिचारी, ठीक है। अमर्ष रूप व्यभिचारी भाव यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है, लेकिन क्षेमु जो धातु है ना, उसका वाच्यार्थ ही होता है नाश, उपसम माने नाश, समाप्त होना किसी वस्तु का। तो साम्यति बनता है ना, इसका रूप बनता है शाम्यति, है ना। तो
यहाँ पर धातु जो है शम धातु, उससे वाच्य हो गया है नाश, प्रशम, और यहाँ पर जो अमर्ष रूप व्यभिचारी है वो व्यंग्य हो रहा है। तो आपके अनुसार यहाँ पर भी, क्योंकि आप क्या मानते हो, शांति आदि की प्रधानता मानते हो, तो शांति तो यहाँ पर वाच्य हो गई है, लेकिन व्यभिचारी यहाँ पर व्यंग्य है, और अगर प्रधान से ही व्यपदेश होता है, तो अगर आप शांति को लेकर के यहाँ पर प्रयोग करोगे भाव शांति ध्वनि, अत्र भाव शांति ध्वनि रस्ती, तो व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि शांति जो है वो यहाँ पर धातु से वाच्य हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है जो पहले उदय के स्थल में थी। जैसे उदुपसर्ग पूर्वक इण धातु से उदय उत्पत्ति जो है वो वाच्य हो जाने के कारण पूर्व पक्षी के मत में भावोदय ध्वनित्व नहीं युक्त है उस पद्य का, उसी प्रकार से इस पद्य का भी भाव शांति ध्वनित्व उपपन्न नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो भाव की शांति है जो प्रधान होती है उनके मत में, वो यहाँ पर धात्वर्थ के रूप में वाच्य हो गई है। ठीक है, वही बता रहे हैं ननु। अब यहाँ पर इस पद्य की व्याख्या तो नहीं करते हैं पंडितराज, लेकिन यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए पूर्व व्याख्यान से ही। भावोदय में जैसे व्याख्यान किया है ना, वैसे यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए कि अत्रापि शम धातुना, ऐसे ही अर्थ, उसका अर्थ करेंगे, शम धातुना भाव शांतेः वाच्यतया एव प्रत्यायनात् अत्रापि भाव शांति ध्वनित्व विपदेशः युष्मत् मते नोपपद्यते। अब यहाँ पर फिर से पूर्व पक्ष आता है, क्या कहते हैं, ननु शब्द, तो दो समस्याएं बता दी। ठीक है, दोनों स्थल में भावोदय में भी समस्या है, तो जो भावोदय के काव्य हैं उनमें भी आपके मत में जो उदय की प्रधानता मानते हैं, भाव को अप्रधान मानते हैं, उनके मत में भावोदय ध्वनि व्यपदेश नहीं हो पाएगा जो भावत ध्वनि के काव्य हैं वहाँ पर, और भाव शांति के स्थल में भी भाव शांति ध्वनि ये व्यवहार नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर एक समाधान देते हैं, उसका भी खंडन करेंगे पंडितराज। शब्दवाच्यानां प्रशमादीनां अरुणकांत्या एव अन्वयात् अरुणकांति प्रशमादेः एव वाच्यत्वं पर्यवसितं न तादृश प्रशमादि व्यंग्यस्य रोष प्रसमादे। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं, देखिए कि आप पंडितराज जो आप बता रहे हैं ना, वो थोड़ा उसमें एक चीज छूट रही है आपसे। क्या छूट रहा है कि वस्तुतः जो आप नाश बता रहे हैं ना, वो अमर शादी का नाश साक्षात नहीं है, वो तो अरुण कांति का नाश है ना। और वहां पहले पद्य में भी अरुण कांति का उदय हो रहा है। आप जो बोल रहे हैं ना अमर्ष का उदय, अमर्ष का नाश, साक्षात नहीं है, ऐसा अर्थ है वहां पर, वही बता रहे हैं। प्रशमादि नाम अरुण कांत्या एव अन्वयात, क्योंकि शब्दवाच्य जो प्रशमादि है, आपने यही तो बोला ना कि दोनों स्थल में, एक जगह तो उदयाय इस धातु पद से उदय वाच्य हो गया और शेमु इस पद से शांति वाच्य हो गई, तो वाच्य जो प्रशमादि हैं उनका अन्वय अरुण कांति से ही तो होगा, है ना। अरुण कांतिया एव अन्वयात, है ना। और अरुण कांति प्रसमादेहे, तो इसीलिए अर्थात समझे आप कि अरुण कांति का उदय हो रहा है, अरुण कांति का नाश हो रहा है। ठीक है, माने व्यापार जो नैयायिकों के मत में बोल रहे हैं, व्यापार जो प्रशमादि जो व्यापार है, धात्वर्थ व्यापार, वह कर्ता में जो विशेषण बनेंगे समवाय संबंध से, कृति क्या है, यत्न है, व्यापार जो है वो यत्न होता है, यत्न गुण होता है नैयायिक के मत में, तो वो कर्ता में माने आत्मरूप जो करता है उसमें वो क्या है, द्रव्य है, तो द्रव्य में गुण जो रहते हैं वो समवाय संबंध से रहते हैं। तो यहाँ पर प्रशमादि व्यापार का जो अन्वय होगा वो तो अरुण कांत्यादि में ही होगा ना, उसमें आप
तद व्यंग्य, अरुणकांति व्यंग्य अमर्ष में क्यों उसका अन्वय कर रहे हैं? ठीक है, समझो बात। तो इस स्थिति में अरुणकांति का प्रशम और अरुणकांति का नाश ही तो वाच्य हो रहा है। ठीक है, समझे बात। पहले पद्य में अरुणकांति का उदय और दूसरे पद्य में अरुणकांति का नाश, यही तो अरुणद्युति का उदय और अरुणकांति का नाश, यही तो वाच्य हो रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं प्रशमादि नाम अरुणकांत्या एव अन्वयात्। प्रशमादि जो धात्वर्थ व्यापार हैं उनका अन्वय कहाँ हो रहा है? अरुणकांति के साथ ही हो रहा है। तो ऐसा अन्वय होने के कारण क्या होगा? अरुणकांति प्रशमादे एव वाच्यत्वं पर्यवसितम्। आप जो बोल रहे हैं ना कि शांति की वाच्यता है, सो नहीं, अरुणकांति और अरुणकांति का प्रशम और अरुणकांति का उदय, इनकी वाच्यता पर्यवसित होती है, इनकी वाच्यता सिद्ध होती है। न कि तादृश प्रशमादि व्यंग्य, न कि प्रशमादियों के द्वारा जो व्यंग्य रोष प्रशमादि है। तो तादृश प्रशमादि माने अरुणकांति प्रशम से व्यंग्य होगा रोष प्रशम, और अरुणकांति के उदय, जो वाच्य अरुणकांति का उदय है, उससे व्यंग्य होगा अमर्ष का उदय। तो ऐसे बताइए ना, आप बीच में एक चीज को छोड़ रहे हैं आप। ठीक है, तो ये तो व्यंग्य ही होगा। वाच्य कौन हो रहा है? अरुणकांति का उदय और अरुणकांति का नाश वाच्य हो रहा है। इनके वाच्य होने पर भी इनसे जो व्यंग्य हो रहा है, अर्थात अरुणकांति के नाश से व्यंग्य होगा अमर्ष का नाश, और अरुणकांति के उदय से व्यंग्य होगा अमर्ष का उदय। वही बोल रहे हैं तादृश प्रशमादि व्यंग्य से। तो ये तृतीया समास होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रशमादिना व्यंग्यस्य, उन प्रशमादियों के द्वारा जो व्यंग्य रोष प्रशमादि है, माने अमर्ष प्रशमादि हैं, तस्य तु व्यंग्यत्वमेव, वो तो व्यंग्य ही होगा। क्यों? क्योंकि व्यंग्य व्यंजक भेदस्य आवश्यकत्वात्, और व्यंग्य और व्यंजक में तो भेद जो है वो आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब ऐसे समझ लीजिए, पंडित राज जो कह रहे थे पहले कि भले यहाँ पर भाव जो है वो व्यंग्य हो जाए, लेकिन उदय रूप जो उदय है वो तो वाच्य ही है ना, और जो नाश है वो भी वाच्य है दूसरे पद्य में। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि नहीं भैया, केवल उदय और नाश को मत बोलो, आप ऐसा बोलो कि अरुणकांति का उदय वाच्य है और अरुणकांति का नाश वाच्य है। तो ये जो अर्थ है ना, अरुणकांत्युदय और अरुणकांति प्रशम, ये दोनों जो वाच्यार्थ हैं ये बन जाएंगे व्यंजक। और इनसे व्यंग्य कौन से अर्थ होंगे? तो अरुणकांति के उदय से व्यंग्य होगा अमर्ष रूप व्यभिचारी का उदय, और अरुणकांति के नाश रूप व्यंजकार्थ से व्यंग्य होगा अरुणकांति अमर्ष का नाश। ठीक है, क्योंकि व्यंग्य और व्यंजक में भेद जो होता है वो अवश्य होता है। ठीक है, काल भेद होता ही है। तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने समाधान दिया कि अगर हम शांति और उदय की प्रधानता मानते हैं तब भी हम उनको व्यंग्य कर सकते हैं। बोले कैसे व्यंग्य करोगे? तो वही बात, दोनों स्थल में देखो, पंडित राज जिस शांति और उदय की बात कर रहे हैं ना, वाच्य कोटि में जो उदय और शांति है वो तो व्यंजक बन गए ना। अब आप लीजिए व्यंग्य कोटि में जो शांति आ रही है ना, अमर्ष शांति और अमर्ष उदय, वो तो व्यंग्य है ना। तो उस शांति का प्राधान्य लेकर के दोनों ही स्थल में पूर्व पक्षी के मत में भी तो ये भाव शांति ध्वनित्व और भावोदय ध्वनित्व का व्यवहार हो ही जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर इस समाधान से उसने पूर्व पक्षी ने ये जो अनुपत्ति आ रही थी उसका तो वारण कर दिया कि वो वाच्य हो जाएगी शांति और उदय, इसलिए आप ध्वनि व्यवहार नहीं कर सकते, सो बात नहीं है। आप जिस शांति और उदय की बात कर रहे हैं वाच्य कोटि में जो है वो तो व्यंजक हैं,
व्यंग्य हम बात कर रहे हैं व्यंग्य कोटि में जो शांति और उदय हैं उनकी, ठीक है। तो यहां पर अब इस समाधान में क्या हीनता है उसको बताते हैं। न च आरुण्य व्यंग्य रोषस्य एव वाच्यीभूत प्रशमाद्यन्वय इति वाच्यम्। हाँ अस्तु वदामि। देखिए, पूर्व पक्ष के हित में ही अब युक्ति दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो न च करके निषेध कर रहे हैं वो पूर्व पक्षी कर रहे हैं, क्योंकि प्रायः क्या होता है, न च करके जो बात कही जाती है ना वो सिद्धांति के द्वारा कही जाती है, लेकिन यहां पर पंडितराज पूर्व पक्ष के ही, यहां पर माने पूर्व पक्ष जो है वो पंडितराज का है, ठीक है। इसको ऐसे समझना तभी ग्रंथ लगेगा। क्या बोलते हैं, आरुण्य व्यंग्य रोषस्य एव वाच्यीभूत प्रशमाद्यन्वयः। देखिए, आरुण्य व्यंग्य जो रोष है ना, उस रोष का ही क्या होगा, वाच्य जो वाच्यीभूत जो नाश है ना उसमें अन्वय होगा, ठीक है। तो व्यंग्यार्थ का ही क्या करते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, पहले ये बोला ना इन्होंने, पूर्व पक्षी ने जो उसमें युक्ति दी उसमें क्या बोला कि प्रशमादि जो अरुण कांति है ना उनका अन्वय होता है किसके साथ, प्रशमादियों, इसके अरुण कांति आदि का ही अन्वय होता है प्रशमादियों के साथ। तो अब ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आप आरुण्य आदि का अन्वय मत कीजिए। पंडितराज बोल रहे हैं अब कि आरुण्य आदि का अन्वय मत कीजिए, आप तो कीजिए आरुण्य व्यंग्य जो रोष है उसी का अन्वय कर दीजिए, ठीक है। तब तो वाच्य हो जाएगी ना वहां पर शांति। माने ये बात है कि ये पंडितराज जो है वो वाच्य शांति में ही अन्वय करना चाहते हैं व्यंग्यार्थ का, तभी तो जाकर के इनका जो अनुपपत्ति है पूर्व पक्षी के सिद्धांत में वो बैठेगी। तो पंडितराज का कहना है कि इन्होंने जो अन्वय प्रकार दिखाया ना कि प्रशमादियों का अन्वय जो है वो अरुण कांति के साथ हो रहा है, व्यंग्यार्थ अमरस के साथ नहीं हो रहा। पंडितराज कह रहे हैं नहीं, आरुण्य व्यंग्य जो रोष है उसी का अन्वय मान लीजिए, वाच्य जो प्रशम है माने शम धात्वर्थ जो वाच्य ध्वंस है उसके साथ आरुण्य का अन्वय मान लीजिए, आरुण्य व्यंग्य रोष का अन्वय मान लीजिए, अर्थात व्यंग्य जो व्यभिचारी है उसका अन्वय वाच्यार्थ के साथ मान लीजिए। ऐसा पंडितराज का कथन है जो कि अब पूर्व पक्ष बन रहा है। उसका निषेध करते हैं पूर्व पक्षी सिद्धांति की तरह कि नहीं, ऐसा भी पंडितराज आप नहीं कह सकते कि वाच्य व्यंग्य जो अमर्ष है रोष है उसका अन्वय वाच्य ध्वंस में धात्वर्थ जो अभाव है शांति उसमें कर लीजिए, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अर्थात वाक्यार्थ का अन्वय, ये व्यंग्यार्थ का अन्वय वाच्य में नहीं किया जा सकता, योग्यता ही नहीं होती है। क्यों बता रहे हैं, वाच्य व्यंग्ययोः प्रतीत्योः आनुपूर्वेण सिद्धतया। भैया वाच्य की प्रतीति हो जाने पर ही व्यंग्य की प्रतीति होती है, तो आनुपूर्व्य होता है, ठीक है। पहले वाच्य की प्रतीति होती है, वाच्य की प्रतीति हो जाने पर फिर व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। तो अभी तो वाच्य, क्योंकि आप अन्वय कर रहे हैं ना अभी, तो इसका मतलब वाच्य ही आपका उपपन्न नहीं है, तो फिर आपका व्यंग्यार्थ कैसे आएगा उसमें। तो वाच्य और व्यंग्य की प्रतीतियों में आनुपूर्व्य होने से माने क्रम होने के कारण आप ऐसा नहीं बोल सकते कि व्यंग्य जो अमर्ष है उसका अन्वय यहाँ पर प्रशम में कर दीजिए, धात्वर्थ में कर दीजिए, क्योंकि जब तक वाच्यार्थ उपपन्न नहीं होगा तब तक व्यंग्यार्थ की सत्ता ही नहीं रहेगी।
असतः व्यंग्यार्थस्य कथम वाच्यार्थे अन्वयः कर्तुम शक्यते, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं सिद्धांती बन करके, ठीक है। सिद्धतया, ऐसा सिद्ध है, तो इसीलिए ऐसा आप नहीं बोल सकते। और दूसरी बात यह है कि वाच्यान्वय बोध वेलायाम वाच्यै सह व्यंग्यान्वयानुपत्ते है, इसीलिए यह नियम होने के कारण वाच्य और व्यंग्य की प्रतीति में आनुपूर्वी माने आनुपूर्वी क्रम का नियम होने के कारण वाच्य की अन्वय वेला में जब वाच्यार्थ का अन्वय वाच्यार्थ के साथ हो रहा है, उस अवस्था में, उस काल में वाच्य के साथ अन्वय होने की योग्यता व्यंग्यार्थ में नहीं हो सकती, क्योंकि व्यंग्यार्थ तो तब तक वहां पर उपस्थित ही नहीं है ना। तो अन्वित वाक्यार्थ के बाद व्यंग्यार्थ की स्थिति होती है। तो जब तक पिता ही नहीं है तब तक उसके पुत्र की सत्ता कैसे हो सकती है, ठीक है। तो वाच्यान्वय बोध वेलायाम, वाच्य के अन्वय के माने अन्वय ज्ञान की काल में उस वाच्यार्थ के साथ व्यंग्यार्थ का जो अन्वय है वो अनुपपन्न होता है। इसीलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते पंडित राज कि आरुण्य से व्यंग्य जो रोष है, उस रोष व्यंग्यार्थ रोष का अन्वय वाच्य धात्वर्थ जो ध्वंस है, प्रशम है, उसमें कर दीजिए, ऐसा नहीं बोला जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा बोलोगे तो एक समस्या आएगी, क्या? अन्यथा सुदृशोः नयनाब्जकोणयोः इत्यस्य अन्वयो न स्यात्। अब देखिए, इसको समझिए। वैयाकरणों के अनुसार व्यापार मुख्य विशेषक शब्दबोध होता है ना, कहीं पर। ऐसे तो अन्य भी सिद्धांत हैं उनके, लेकिन धात्वर्थ जो व्यापार है तद मुख्य विशेषक शब्दबोध होता है, ये एक उनका सिद्धांत है, ठीक है। इसको लीजिए। ऐसी स्थिति में माने उसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी पदार्थ होंगे उपस्थित कारक के रूप में, वे सभी पदार्थ जो हैं वह जाकर के क्रिया में उनका अन्वय किया जाता है, और क्रिया माने व्यापार जो है धात्वर्थ, उसमें उनका अन्वय होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, कोई भी जो कारक होगा कर्ता और कर्म के अतिरिक्त, वह कारक क्या होता है? कर्ता कर्म के द्वारा व्यापार में विशेषण बनता है। साक्षात व्यापार में विशेषण बनने की योग्यता अधिकरण आदि कारक में नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? नयनाब्ज कोणयोः, ठीक है। तो नयनाब्ज कोणयोः, ये जो अधिकरण कारक है, ये पहले विशेषण बनेगा अरुणद्युति, ये जो कर्ता है ना इसमें, और फिर इसके द्वारा, कर्ता के द्वारा ये व्यापार जो है धात्वर्थ व्यापार, उसमें विशेषण बनेगा, ठीक है। लेकिन अब आप अर्थ क्या कर रहे हो? तो अर्थ कर रहे हो आप अरुणद्युति का अर्थ आप क्या कर रहे हो? अन्वीयमान जो अर्थ है व्यंग्यार्थ, वो कर रहे हो आप अरुणद्युति व्यंग्य अमर्ष, ठीक है। तो क्या अमर्ष जो है वह दिखता है क्या नयनाब्ज कोण में? ये प्रश्न है, अर्थात नहीं दिखता। तो अमर्ष निरूपिताधिकरणता नयनाब्ज कोण में नहीं है, इसीलिए इस अधिकरण पदार्थ का कर्ता जो बन रहा है ना, अब कर्ता कौन बन रहा है? अब अमर्ष बन रहा है ना, क्योंकि आपने व्यंग्यार्थ का अन्वय माना ना किसमें? प्रशम, धात्वर्थ जो प्रशम है। तो वहां पर कर्ता कौन बन रहा है? अरुणद्युति से व्यंग्य जो अमर्ष है। तो अब वो अमर्ष रूप कर्ता में नयनाब्ज कोण रूप जो अधिकरण पदार्थ है उसका अन्वय अनुपपन्न है, क्योंकि एतन निरूपिताधिक आधेयता अमर्ष में नहीं रहती है। क्योंकि माने ये समझिए, नय अरुणद्युति जो है ना, वो तो नयनाब्ज कोण में रहती है, तो तन्निरूपिताधेयता अरुणद्युति में है, इसीलिए नयनाब्ज कोण रूपी जो अधिकरण पदार्थ है ना, उसका अन्वय अरुणद्युति रूप कर्ता में योग्य है।
लेकिन अगर आप कर्ता बना देंगे अमर्ष रूप व्यभिचारी को, है ना, जो कि आप बोल रहे हैं कि व्यंग्य कर्ता जो है वो व्यंग्य हो जाएगा और व्यंग्य अमर्ष का अन्वय कर देंगे प्रशम धातु अर्थ में, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा तो बोल सकते हैं कि अमर्ष रूप जो व्यंग्यार्थ है उसका हम वाच्यार्थ जो प्रशम है धात्वर्थ उसमें अन्वय कर देंगे। लेकिन उससे पहले भी तो देखिए, कर्ता में विशेषण बनने वाला जो नयनाब्ज कोण पदार्थ है वह अब विशेषण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे नयनाब्ज कोण और अरुणद्युति में आधाराधेय भाव संबंध था, वैसा आधाराधेय भाव संबंध नयनाब्ज कोण और अमर्ष में नहीं है। तो अब जो है वो निरूपितत्व संबंध से जो विशेषण बन रहा था ना, ये नयनाब्ज कोण पदार्थ कर्ता में, वो अब विशेषण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे समझ लीजिए, अरुणद्युति जो है वो तो रहती है नयनाब्ज कोण में, लेकिन अमर्ष जो है वो रहता नहीं है। आंखों में जो है वो किसी के क्रोध दिखता नहीं है। भले ही लोग बोल देते हैं कि इसकी आंखों में हमको क्रोध दिख रहा है, लेकिन वो क्रोध पदार्थ नहीं है, वो तो क्रोध का व्यंजक होता है आंखों का लाल होना, तो लालिमा है वो, उसी को लोग व्यंजक में ही लक्षणा से व्यवहार कर देते हैं कि इसकी आंखों में हमको गुस्सा दिख रहा है, लेकिन आंखों में अमर्ष नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो अधिकरण पदार्थ है उसका अन्वय कर्ता में नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप व्यंग्यार्थ का अन्वय वाच्य जो प्रशम है धात्वर्थ उसमें नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये पंडित राज ने इसकी मीमांसा नहीं की, लेकिन टीकाकार इसकी मीमांसा करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अन्यथा सुदृशोः नयनाब्जकोणयोः इत्यस्य अन्वयः न स्यात्। यहाँ पर जो अधिकरण पदार्थ का कर्ता में अन्वय है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आकर के सिद्धांति माने पंडित राज बोलेंगे मैवम। तो ननु से लीजिए, अब ननु शब्दवाच्यानाम प्रशमादीनाम यहां से लीजिए। अब तक जो बात चल रही थी उस पूरे व्याख्यान में सिद्धांति कौन था? पूर्व पक्षी था, और पंडित राज जो थे वो पूर्व पक्षी बन गए थे। लेकिन अब जाकर के उनका खंडन कर रहे हैं मैवम। आप ऐसा मत बोलिए कि प्रशमादियों का जो है अन्वय अरुणकांति से हो जाएगा और फिर उस वाच्यार्थ से व्यंग्य जो प्रशमादि ये अमर्ष प्रसम होगा और अमर्षोदय होगा उसको लेकर के हम ध्वनि व्यवहार कर लेंगे, ऐसा आप मत बोलिए। क्यों? क्योंकि ऐसा युक्ति देने से इन दो पद्यों में तो आप समाधान कर ले रहे हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अभी हमने जो दो पद्य बताए ना, उषसि प्रतिपक्ष नायिका और क्षमापणैक पदयोः पतति प्रिय, इन दोनों पद्यों में तो उक्त युक्ति से समाधान हो जाएगा। लेकिन एक और बात है, उसका ठीक विपरीत कर दीजिए। अभी उसमें क्या करना है कि वहां पर भाव तो होगा वाच्य। अभी तक हमने क्या बताया? भाव होगा व्यंग्य और उदय और शांति होगी वाच्य। लेकिन अब हम स्थल लेंगे, पंडित राज कह रहे हैं अब हम ऐसा स्थल लेंगे यत्र भावः अविहितः अस्ति पुनः तस्य शांत्यादिः व्यंग्यः अस्ति, लेकिन उसकी शांत्यादि जो है वो व्यंग्य है। तो पंडित राज के अनुसार तो ऐसे स्थल में भावध्वनि माने भाव शांत्यादि ध्वनि व्यपदेश नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर क्योंकि पंडित राज तो भाव को प्रधान मानते हैं ना, और भाव तो यहाँ पर वाच्य हो जाएगा। तो पंडित राज जिसकी प्रधानता मानते हैं उसके वाच्य हो जाने के कारण पंडित राज के मत में तो इन काव्यों की भावध्वनिता माने भाव शांति आदि ध्वनिता नहीं होगी। लेकिन पूर्व पक्षी के अनुसार यहाँ जो भाव शांति आदि ध्वनि के काव्य नहीं हैं, ऐसे काव्यों में भी भाव शांति आदि ध्वनि व्यपदेश होने लगेगा, ऐसा बताएंगे अब। ठीक है, अस्तु तर्हि कालोपि जातः अद्यतनपाठेन अलमस्तु एतावता। वयं पुनः आगामिनि पाठे एनं विमर्शं विधास्यामः। अस्तु।